गुड मॉर्निंग भारत, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पल्लवी तिवारी। शुरुआत करेंगे हमारी पहली खबर से। हमारी पहली खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में कहा, लाल किले पर तिरंगे के अपमान से देश दुखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि कोरोना महामारी का मजबूती से मुकाबला करने और अब उसके बाद विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाकर भारत दुनिया के सामने जहां एक मिसाल बना है, वहीं 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन ऐतिहासिक लाल किले पर तिरंगे का अपमान हुआ और इस घटना से देशवासियों को बहुत ठेस पहुंची। 3 कृषि कानूनों को लेकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर चल रहे किसानों के आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी के अपने मासिक कार्यक्रम के माध्यम से यह बात कही। कृषि क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल की बात करते हुए प्रधानमंत्री ने हिसालू यानी स्ट्रॉबेरी की खेती को लेकर बढ़ रहे उत्साह के संदर्भ में कहा कि जो स्ट्रॉबेरी कभी पहाड़ों की पहचान थी, वो अब कच्छ की रेतीली जमीन पर भी होने लगी है। किसानों की आय बढ़ रही है। उन्होंने बुंदेलखंड के झांसी में स्ट्रॉबेरी महोत्सव की शुरुआत करने वाली वहां की कानून की छात्रा गुरलीन चावला की सराहना की। मोदी ने कहा, मन की बात से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और इसके जरिए लोगों की ओर से साझा किए गए अनुभव उन्हें बहुत प्रेरित करते हैं और उन्हें ऊर्जा से भर देते हैं। आम बजट आज, राहत की सबकी निगाहें टिकी हैं बजट पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सोमवार को आम बजट पेश करने वाली हैं और उम्मीद की जा रही है कि इसमें महामारी से पीड़ित आम आदमी को राहत मिलेगी। स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचे और रक्षा पर अधिक खर्च के माध्यम से आर्थिक सुधार को आगे बढ़ाने पर अधिक ध्यान दिए जाने की भी उम्मीद की जा रही है। विभिन्न औद्योगिक और कारोबारी संस्थानों ने वित्त मंत्रालय को बजट पूर्व सुझाव भेजे हैं। वहीं राजकोषीय घाटा जीडीपी के 7% से अधिक रहने का अनुमान है। पिछले साल के बजट में इसके 3.5% रहने का अनुमान जताया गया है। वहीं केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के सुब्रमण्यन के मुताबिक कठिन दौर अब गुजर चुका है। वर्ष 2021-22 में भी आकार में अर्थव्यवस्था संचालित होगी और जीडीपी विकास दर 11% तक जाएगी। उन्होंने कहा कि पिछले बजट में आयकर, कॉरपोरेट कर में कमी लाएगी, लेकिन जीएसटी, परोक्ष करों में भी कमी लाई गई। आपको बता दें कि इस समय सरकार को और खर्च करना होगा जिससे रोजगार बढ़े और अर्थव्यवस्था में भी मांग आए। अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों का मानना है कि यह बजट कोरोना महामारी की वजह से तबाह हुई अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की शुरुआत कर सकता है। इसके लिए ई कॉमर्स, सीधी बिक्री कर छूट, जीएसटी सुधार जैसे उपायों से एसएमई खुदत विक्रेताओं को भी संभलना होगा। संसद के बजट सत्र का पहला चरण 15 फरवरी के बजाय 13 फरवरी को पूरा होगा, क्योंकि राज्यसभा ने रविवार को अपनी बैठकों में बदलाव का फैसला किया है। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने एक सर्वदलीय बैठक में सभी दलों के नेताओं से अनुरोध भी किया कि वे बजट सत्र के दौरान सदन की कार्रवाई का सुचारू और प्रभावी संचालन सुनिश्चित करें। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का कहना है कि कोरोना से भारत ने पूरी तरह से लड़ाई लड़ी। भारत दूसरे देशों की तुलना में कोविड-19 महामारी से काफी बेहतर तरीके से लड़ सका, क्योंकि इसने संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज का रुख अपनाया। यही बात स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कही। ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडियन ओरिजिन यानी कि BAPIO वेल्स के वार्षिक सम्मेलन को शनिवार की रात वीडियो कॉन्फ्रेंस से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में कोविड-19 से ठीक होने की दर 97% थी, जबकि मृत्यु दर 1.44% रहे, जो कि दुनिया में सबसे कम है।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने हर्षवर्धन के हवाले से जारी बयान में कहा, कोविड-19 महामारी दिसंबर 2019 में आई और यह पूरी दुनिया में फैल गई। संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के रुख के साथ हम दूसरे देशों की तुलना में महामारी से बेहतर तरीके से लड़ सके। वहीं आपको बता दें, आज से पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे सिनेमाघर। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने रविवार को कहा कि 1 फरवरी से देश भर में सिनेमाघरों को कोविड-19 के सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए 100% दर्शक क्षमता के साथ परिचालन की अनुमति होगी। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा रविवार को जारी नवीनतम मानक संचालन प्रक्रिया में आपस में पर्याप्त दूरी बनाकर रखना, अनिवार्य तौर पर मास्क लगाना, हर स्क्रीनिंग के बाद ऑडिटोरियम को संक्रमण मुक्त करना, यही सब शामिल है। वहीं आपको बता दें कि गाजीपुर बॉर्डर पर किए गए 12 स्तरीय सुरक्षा इंतजाम। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने 12 स्तरीय मजबूत सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया है। किसानों के लिए इसे पार कर पाना मुश्किल बताया जा रहा है। पुलिस ने किसानों के आंदोलन स्थल से कुछ दूरी पर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर 12 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के तहत लोहे के बैरिकेड, सीमेंट के ब्लॉक, कटीले तारों के अलावा बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों को तैनात किया है। वहीं दिल्ली पुलिस ने शनिवार देर रात से घेराबंदी शुरू कर दी थी और रविवार को नोएडा सेक्टर 62 से दिल्ली आने वाले मार्ग को पूरी तरह से सील कर दिया गया था। वहीं आपको बता दें, इससे पहले दिल्ली पुलिस ने निजी वाहनों और डीटीसी की बसों से मार्ग को बंद किया था। जनवरी से ठंड से ठिठुरी राजधानी। आपको बता दें, पूरी जनवरी में शीतलहर से राजधानी ठिठुरी है। दिल्ली में जनवरी में 7 दिन शीतलहर चली, जो कि 2008 के बाद इस महीने में सर्वाधिक ऐसे दिन है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने रविवार को यह जानकारी दी। जब मैदानी भाग में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री तक गिर जाता है तो आईएमडी शीतलहर की घोषणा करता है। जब मैदानी क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री या उससे भी नीचे चला जाता है तो वह भयंकर शीतलहर की स्थिति होती है। आईएमडी के क्षेत्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने कहा, इस साल जनवरी में शीतलहर वाले दिन 2008 के बाद से सर्वाधिक रहे। यानी आपको बता दें, 2008 में जनवरी में शीतलहर वाले दिन 12 थे। वर्ष 2019 और 2020 में इस महीने में शीतलहर का केवल 1 दिन रहा था। वहीं दिल्ली में जनवरी 2013 में शीतलहर वाले 6 दिन थे। आपको बता दें कि श्रीवास्तव ने बताया कि केवल एक पश्चिमी विक्षोभ ने इस जनवरी में पश्चिमोत्तर के मैदानी भागों को प्रभावित किया। फलस्वरूप अधिकतर दिनों में रात में बादल नहीं रहे और अधिक शीतलहर वाले दिन रहे। दरअसल बादल वायुमंडल से लौटने वाली कुछ अवरक्त किरणों को अवशोषित कर लेते हैं, जिसके कारण धरातल गर्म रहता है। बादलों के अभाव में न्यूनतम तापमान गिर जाता है। वहीं रविवार सुबह राष्ट्रीय राजधानी में शीतलहर चलती रही और पारा 3.1 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया। वहीं आपको बता दें, पिछले एक सप्ताह में शीतलहर का यह 4था दिन था। आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि बंगाल के चुनाव के बाद अकेली रह जाएंगी ममता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जनता की भलाई करने के बजाय अपने भतीजे का कल्याण करने का आरोप लगाते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव आने तक उनके पाले में कोई नहीं बचेगा। उन्होंने कहा कि तृणमूल सरकार का एजेंडा भतीजे को राज्य का अगला मुख्यमंत्री बनाना है। तृणमूल कांग्रेस में दलबदल के सिलसिले की ओर इशारा करते हुए शाह ने कहा कि राज्य में विधानसभा चुनाव आने तक वह अकेली रह जाएंगी। पश्चिम बंगाल की 294 सदस्यीय विधानसभा के लिए इस साल अप्रैल मई में चुनाव होने वाले हैं।
वहीं तृणमूल के संस्थापक सदस्यों में से एक वाणी सिंह राय समेत पार्टी के कई नेता रैली के दौरान भाजपा में शामिल हुए। साथ ही आपको बता दें, इस रैली में हाल ही में तृणमूल छोड़ भाजपा में शामिल हुए राजीव बनर्जी और अन्य नेताओं ने भी शिरकत की। उन्होंने भारत बांग्लादेश सीमा पर घुसपैठ को लेकर भी तृणमूल सरकार पर निशाना साधा। शाह ने कहा कि तृणमूल सरकार राज्य में घुसपैठ को नहीं रोक सकती क्योंकि उसने ही इसकी अनुमति दी है। केवल नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी सरकार ही इसे रोक सकती है। शाह ने नेताओं को भाजपा में शामिल करते हुए दावा किया कि बनर्जी के शासनकाल में बंगाल में हालात वाम दलों के शासनकाल से भी बदतर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि तृणमूल ने वाम दलों से लड़कर सरकार बनाई। 10 साल पहले ममता ने मां माटी और मानुष के नारे के साथ राज्य का कायाकल्प करने का दावा किया था। इन 10 सालों में ऐसा क्या हुआ कि तृणमूल कांग्रेस के कई लोग पार्टी छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को सोचना चाहिए कि तृणमूल के कई नेता भाजपा में शामिल क्यों हो रहे हैं। ऐसा इसीलिए हो रहा है कि उन्होंने राज्य की जनता का भरोसा खो दिया है। शाह ने आरोप लगाया कि मां माटी और मानुष के नारे लगाने वाली तृणमूल जबरन वसूली, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण में डूबी हुई है। उन्होंने राज्य में भाजपा की सरकार बनने का भरोसा जताते हुए प्रदेश को विकास के पथ पर ले जाने की बात कही। शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस रैली को संबोधित करते हुए कहा, मैं स्पष्ट हूं कि चुनाव के बाद भाजपा सत्ता में आएगी। एक ओर केंद्र सरकार जन कल्याण के लिए काम कर रही है तो दूसरी ओर ममता बनर्जी की सरकार बंगाल में भतीजा कल्याण के लिए काम कर रही है। वहीं हाल ही में भाजपा में शामिल हुए राजीव बनर्जी ने रविवार को कहा कि पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को सत्ता में बने रहने की जरूरत नहीं है। यहां एक रैली में बनर्जी ने दावा किया कि राज्य में हर परिवार के लिए स्वास्थ्य साथी कार्ड और 5 लाख रुपए का मुफ्त मेडिकल बीमा बस एक झांसा रहा है। रैली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी मौजूद थी। उन्होंने कहा, इस योजना के लिए जरूरी धनराशि पश्चिम बंगाल के वार्षिक बजट से भी अधिक है। बनर्जी ने 2 दिन पहले ही तृणमूल कांग्रेस छोड़ी है। वहीं आपको बता दें, दिल्ली में बारिश के साथ लौटेगी सर्दी। पिछले कुछ दिनों से गुनगुनी धूप का आनंद ले रहे दिल्ली वालों को कड़ाके की सर्दी से फरवरी में भी पीछा नहीं छूटेगा। मौसम विभाग के मुताबिक इस समय एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में आ रहा है। रविवार रात से इसका उत्तर भारत के पहाड़ों पर प्रभाव दिखाई देगा। वहीं पर्वतीय क्षेत्र में बारिश और बर्फबारी होगी। इससे दिल्ली में भी जल्द ही भारी बारिश की संभावना बन रही है। वहीं आपको बता दें, बारिश राजधानी के लोगों को 4 और 5 फरवरी को सबसे ज्यादा भिगोएगी। दिल्ली जनवरी में आमतौर पर जहां 13.4 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की जाती है, वहां 29.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। अब फरवरी की शुरुआत भी बारिश के साथ ही हो सकती है, ऐसे संकेत मौसम विभाग ने दिए हैं। एक अन्य पश्चिमी विक्षोभ 2 फरवरी को उत्तर भारत में दस्तक दे सकता है। इसके साथ ही एक सशक्त टर्फ भी उत्तर भारत के मैदानी इलाकों से अरब सागर तक बनेगी। मैदानी क्षेत्रों पर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र भी विकसित होगा, जिससे इन 2 दिनों के दौरान दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में मध्यम से भारी बारिश के साथ बादलों की तेज गर्जना, बिजली कड़कने और ओलावृष्टि होने की भी घटनाएं हो सकती हैं। वहीं बारिश खत्म होने के बाद जब उत्तर से ठंडी हवाएं आएंगी तो एक बार फिर से लोगों को सर्दी कांपने को मजबूर कर देगी। रविवार को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 3.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5 डिग्री कम है। वहीं आपको बता दें, कोरोना वायरस के 24 घंटे में 13,052 नए मामले सामने आए।
देश में कोरोना विषाणु संक्रमण के एक दिन में 13,052 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमित लोगों की कुल संख्या बढ़कर 1,07,86,183 हो गई है। संक्रमित हुए इन लोगों में से 1,04,23,125 लोग अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। इसी के साथ संक्रमित लोगों के स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर में बढ़ोतरी हुई है और यह 96.99% हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा रविवार को सुबह 8 बजे जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार इस बीमारी के कारण 127 और लोगों की मौत होने के बाद मृतकों की कुल संख्या बढ़कर 1,54,274 हो गई है। वहीं मंत्रालय ने बताया कि संक्रमित होने के बाद अब तक 1,04,23,125 लोग ठीक हो गए हैं। कोरोना विषाणु के मरीजों की मृत्यु दर 1.44% बनी हुई है। देश में लगातार 12 दिन से उपचाराधीन लोगों की संख्या 2 लाख से कम है। वहीं अभी 1,68,784 लोगों का कोरोना विषाणु संक्रमण का इलाज चल रहा है, जो कि कुल मामलों का 1.57% है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार 30 जनवरी तक 19,65,88,372 नमूनों की कोरोना संबंधी जांच की जा चुकी है। किसान नेताओं समेत 55 लोगों को नोटिस भेजा गया। किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली के विभिन्न इलाकों और लाल किले पर दिल्ली हिंसा करने वालों की जांच कर रही पुलिस टीम हिंसा में शामिल उपद्रवियों की पहचान कर रही है। इस दौरान किसान नेताओं समेत 55 अन्य लोगों को रविवार को नोटिस भेजा गया। वहीं पुलिस ने इन लोगों की पहचान वीडियो फुटेज और सीसीटीवी फुटेज से की है। आपको बता दें, एक अधिकारी ने बताया कि हिंसा में प्रयुक्त होने वाले कुछ ट्रैक्टरों की पहचान की गई है, साथ ही उनके मालिकों को नोटिस भेजा गया है। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस की टीम ने पंजाब, हरियाणा के अलावा दिल्ली पुलिस में भी कई संभावित ठिकानों पर छापेमारी की है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस को लोगों ने हिंसा से जुड़े करीब 1700 वीडियो भेजे हैं, जिनके आधार पर पुलिस उपद्रवियों की पहचान करने में लगातार जुटी हुई है। पुलिस ने बताया कि लाल किले पर चढ़ने के लिए रस्सी का इस्तेमाल किया गया था। वहीं पुलिस सूत्रों की माने तो जांच कर रही अपराध शाखा की टीम कुछ ही उपद्रवियों की पहचान कर पाई है, जबकि कई उपद्रवी ऐसे मिले जिनका चेहरा न दिखने से उनकी पहचान करने में खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। मामले की छानबीन के दौरान पुलिस को पता चला है कि जिन ट्रैक्टरों से उपद्रवियों ने दिल्ली में घुसकर लाल किले, आईटीओ, नंगलाई, बाबा हरिदास नगर, पांडव नगर, मुकरबा चौक आदि जगह उत्पात मचाया, उन्होंने ट्रैक्टरों की नंबर प्लेट को मोड़कर या फिर किसी अन्य तरीके से ट्रैक्टर के नंबरों को छिपाया हुआ था। पुलिस को लोगों द्वारा मिली वीडियो और फोटो में कई ट्रैक्टरों पर तो नंबर ही नहीं दिखाई दिए और जिन ट्रैक्टरों पर नंबर लिखे थे वो फर्जी थे। इससे आशंका जताई जा रही है कि हिंसा की कोई बड़ी साजिश दिखाई दे रही है। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी कॉलेजों में आज से छात्र आएंगे। जी हां, दिल्ली विश्वविद्यालय ने रविवार को घोषणा की कि उसके सभी कॉलेजों में 1 फरवरी से अंतिम वर्ष के छात्रों को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। साथ ही सभी कर्मचारी भी कॉलेज आ सकेंगे। विश्वविद्यालय के विभागों के प्रमुखों और कॉलेजों के प्राध्यापकों की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है। डीयू ने एक अधिसूचना में कहा कि केवल तृतीय वर्ष के छात्रों को उनके कॉलेज, केंद्र या विभाग से संबंधित प्राध्यापक, निदेशक अथवा प्रमुख के निर्देशानुसार प्रयोगशाला, प्रायोगिक कार्यों, कौशल पुस्तकालयों के लिए छोटे छोटे समूह में आने की अनुमति होगी। इस दौरान यूजीसी की संचालन प्रक्रियाओं का पालन किया जाना आवश्यक है। विवि ने कहा कि अनुभाग प्रभारी या इकाई प्रमुख कर्मचारियों के काम के घंटों में बदलाव कर सकते हैं ताकि प्रवेश और निकास दरों पर भीड़ जमा होने से रोकी जा सके।
कर्मचारियों को सुबह 9 से शाम 5:30 बजे और सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक काम पर बुलाया जा सकता है। वहीं आपको बता दें, दिल्ली कांग्रेस में राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने पर सहमति मिली है। दिल्ली और देश के बिगड़ते हालात, मौजूदा राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों पर चर्चा के लिए दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने रविवार को पार्टी के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने संबंधी प्रस्ताव को भी सर्वसम्मति से पारित किया गया। आपको बता दें कि राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने समेत 3 प्रस्तावों में दिल्ली में 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हिंसा और दिल्ली की वर्तमान स्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए गृह मंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से इस्तीफे की मांग की गई। प्रथम प्रस्ताव में देश में अशांति और अलोकतांत्रिक राजनीतिक परिस्थिति को देखते हुए राहुल गांधी को कांग्रेस के अध्यक्ष पद का कार्यभार संभालने का अनुरोध किया। प्रस्ताव में कहा गया कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने तीनों किसान विरोधी कृषि कानूनों का संसद और संसद के बाहर जबरदस्त विरोध किया और कृषि कानूनों को खत्म करने की मांग के लिए कांग्रेस पार्टी किसानों का समर्थन किया। दिल्ली कांग्रेस प्रदेश प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत बनाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता पार्टी के अच्छे काम के बारे में लोगों को बताना शुरू करना होगा। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि पिछले 10 महीनों में दिल्ली में कांग्रेस ने कड़ी मेहनत की है, लेकिन किसानों के आत्मसम्मान की रक्षा भी जरूरी। किसान नेता नरेश टिकैत ने ये बात कही। भारतीय किसान यूनियन के किसान नेता नरेश टिकैत ने रविवार को कहा कि नए कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसान प्रधानमंत्री की गरिमा का सम्मान करेंगे, लेकिन वे अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए भी प्रतिबद्ध है। टिकैत का यह बयान ऐसे समय आया है जब प्रधानमंत्री ने एक दिन पहले कहा था कि सरकार से किसानों की बातचीत में महज एक फोन कॉल की दूरी है। टिकैत ने कहा कि सरकार को हमारे लोगों को रिहा करना चाहिए और वार्ता के अनुकूल माहौल तैयार करना चाहिए। हम दबाव में कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। टिकैत ने कहा, हम प्रधानमंत्री की गरिमा करेंगे, गरिमा का सम्मान करेंगे। किसान नहीं चाहते कि सरकार या संसद उनके आगे झुके। उन्होंने कहा, हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि किसानों के आत्मसम्मान की रक्षा हो। बीच का कोई रास्ता खोजा जाना चाहिए, वार्ता होनी चाहिए। गणतंत्र दिवस के अवसर पर ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा पर टिकैत ने कहा, 26 जनवरी को हुई हिंसा षड्यंत्र का हिंसा थी। तिरंगा हर किसी से ऊपर है, हम किसी को इनका अपमान नहीं करने देंगे, इसे सहन नहीं किया जाएगा। कई प्रदर्शनकारियों ने टिकैत से बात करने या उनके साथ सेल्फी लेने के लिए घंटों इंतजार किया। प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में उत्तम नगर के आपके विधायक नरेश बलवान को नवादा गांव में रविवार को किसान पंचायत का आयोजन किया। आपको बता दें, इसका आयोजन दिल्ली विकास समिति ने किया। इसमें सैकड़ों की संख्या में नवादा क्षेत्र वासियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर बलवान ने कहा, किसानों के साथ किया गया अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं आपको बता दें, भारत विश्व की समस्याओं का समाधान कर रहा है, ऐसा कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को केंद्र सरकार की विभिन्न लोक कल्याणी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि ये सभी स्वामी विवेकानंद की गरीबों की मदद करने की दृष्टि से मेल खाती है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी से लेकर जलवायु परिवर्तन तक भारत आज विश्व की समस्याओं का समाधान प्रस्तुत कर रहा है। रामकृष्ण मिशन की मासिक पत्रिका प्रबुद्ध भारत के 125वें वार्षिकोत्सव समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने गरीबों के लिए जनधन खाते खोलने से लेकर उनके स्वास्थ्य की चिंता करने वाली आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं का जिक्र किया और दावा किया कि सभी विवेकानंद की दृष्टि से मेल खाती है। उन्होंने कहा कि यदि गरीबों की पहुंच बैंकों तक न हो तो बैंकों को उनके पास पहुंचना चाहिए। यह है जनधन योजना।
यदि गरीबों की पहुंच बीमे तक ना हो तो उन्हें यह मिलना चाहिए और वह है जन सुरक्षा योजना। यदि गरीबों की पहुंच स्वास्थ्य सेवाओं तक ना हो तो स्वास्थ्य सेवाओं को गरीबों तक पहुंचना है और वह है आयुष्मान भारत योजना। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि कमजोरी का उपाय उसे लटकाए रखना नहीं है, बल्कि उसके समाधान के रास्ते तैयार करना है। उन्होंने कहा, जब हम बाधाओं को सोच कर चलते हैं तो हम उसमें दब जाते हैं, और जब हम अवसरों की सोच कर चलते हैं तो आगे बढ़ते रहते हैं। उन्होंने कहा, कोविड-19 महामारी को ही लीजिए, भारत ने क्या किया। समस्या देखकर वह हताश नहीं हुआ। भारत ने समाधान के रास्ते तलाशे। पीपीई किट के उत्पादन से लेकर विश्व की फार्मेसी बनने तक हमारा देश मजबूत होता गया। उन्होंने कहा कि भारत कोविड-19 का टीका विकसित करने में अग्रिम मोर्चे पर रहा और कुछ दिनों पूर्व ही देश में विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान आरंभ किया। उन्होंने कहा, हम अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल दूसरे देशों की मदद करने में भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन एक ऐसी समस्या है जिसका सामना पूरी दुनिया कर रही है। उन्होंने कहा, हमने न सिर्फ समस्या को उठाया बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के रूप में समाधान भी पेश किया। उन्होंने कहा, हम नवीकरणीय संसाधनों के अधिक से अधिक इस्तेमाल पर भी बल दे रहे हैं। स्वामी विवेकानंद की दृष्टि वाला प्रबुद्ध भारत तैयार किया जा रहा है। यह ऐसा भारत है जो आज विश्व को समाधान दे रहा है। वहीं प्रबुद्ध भारत पत्रिका भारत के प्राचीन आध्यात्मिक ज्ञान के संदेश को प्रसारित करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम रही है। इसका प्रकाशन चेन्नई से शुरू किया गया था, जहां से 2 साल तक इसका प्रकाशन होता रहा। बाद में उसे उत्तराखंड के अल्मोड़ा से प्रकाशित किया जाने लगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, भगिनी निवेदिता, श्री अरबिंदो, पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसे लेखकों ने कई वर्षों तक पत्रिका में योगदान दिया। आज के गुड मॉर्निंग भारत में आपके लिए इतना ही। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज। नमस्कार।